नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और क्रूड पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज आप देख पाएंगे अगले आधे घंटे तक, क्योंकि अमेरिका में जो क्रूड में कोहराम मचा है उसकी आंच अब एमसीएक्स क्रूड पर भी आ गई है। और ये आंच इसलिए आई है कि अब इस बात को लेकर जद्दोजहद हो रही है कि एमसीएक्स पर क्रूड का सेटलमेंट किस भाव पर किया जाए। क्या उस भाव पर किया जाए जिस भाव पर कल नाइमेक्स पर मई का वायदा बंद हुआ था, क्योंकि जो एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके नियम यही कहते हैं कि जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा नाइमेक्स का उसी भाव पर एमसीएक्स पर भी सेटलमेंट होगा। ये नियम साफ साफ एमसीएक्स पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या क्रूड को लेकर एक बड़ी चिंता देश में सामने आएगी? क्या ब्रोकर को, खास करके जो बायर हैं, उनको बड़ा नुकसान होगा? और क्या अगर बड़ा नुकसान होगा तो डिफॉल्ट की आशंका भी बनेगी? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं अनिल सिंघवी, मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस के। हमारे साथ संदीप जैन हैं, डायरेक्टर हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के। हमारे साथ बीके सवरवाल साहब हैं, सीपीआई के। और साथ ही हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल साहब हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं क्रूड की, तो एक बार फिर से नाइमेक्स क्रूड का भाव माइनस में आ गया है अमेरिका में। आज एक्सपायरी है मई वायदा की और भाव एक बार फिर से माइनस में आ गया है। जून का वायदा 30% से ज्यादा टूट गया है और एमसीएक्स पर भी कच्चा तेल जबरदस्त गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यानी आगे के लिए भी संकेत बेहद खराब दिख रहे हैं, क्योंकि ओवर सप्लाई की चिंता ने क्रूड मार्केट को ध्वस्त कर दिया है। मेरा अब पहला सवाल अनिल सर आपसे ये होगा कि दो सिनारियो यहां पर बन रहे हैं। एमसीएक्स ने एक प्रोविजनल फिगर यहां पर सामने दिया है कि क्या ₹1 के भाव पर अप्रैल वायदा का सेटलमेंट कर दिया जाए। हालांकि जो अप्रैल वायदा की क्लोजिंग है वो 965 के स्तर पर हुई थी। ₹1 का एक नॉमिनल प्राइस यहां पर रखा गया है। हालांकि अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। दूसरी तरफ जो सेलर हैं उनका ये कहना है कि नहीं, जो आपके रूल बुक में लिखा हुआ है आपको उसी के आधार पर सेटलमेंट करना है। और जो माइनस में जो क्लोजिंग हुई है नाइमेक्स पर, अगर उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 2865 के आसपास का भाव बैठता है सेटलमेंट का एमसीएक्स पर। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या माइनस में सेटलमेंट कर देना चाहिए या आपको लगता है कि जो नॉमिनल प्राइस ₹1 का तय किया गया है उस पर कर देना चाहिए? देखिए मृत्युंजय, कमोबेश 24 घंटे होने आए। मेरे ख्याल से कल 5 बजे जब कमोडिटी मार्केट बंद हुए थे तब ये ₹965 का दाम था जो सेटल हुआ था। तब से लेकर अब तक एक्सचेंज ये फाइनल नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल फाइनल प्राइस क्या होनी चाहिए। नियम एक्सचेंज का क्या है? नियम ये है कि जो भी वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन नाइमेक्स क्रूड की जो सेटलमेंट वाली प्राइस है रात की, वही प्राइस हमारी मानी जाएगी। और वो प्राइस थी कल $37, $37 नेगेटिव। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो आप जो बता रहे हैं ₹2829 नेगेटिव ये प्राइस होनी चाहिए। 965 की प्राइस थी, प्रोविजनली उन्होंने ₹1 रखी। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप नियमों के मुताबिक जाएं तो नियम तो वही कहते हैं कि जो नाइमेक्स में बंद हुआ है वही भाव होना चाहिए। लेकिन क्या वो रीजनेबल है? नॉर्मल केस में आप मान सकते थे कि रीजनेबल है, लेकिन कल का केस नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल था। कैसे? 2 वजह से एबनॉर्मल था। पहली वजह तो ये कि पहली बार हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि कच्चा तेल और या फिर जो भी कमोडिटीज है वो 5 बजे बाजार बंद हो रहे हैं। अदरवाइज रात तक खुले रहते हैं, तो आपको 5 बजे से देर रात तक 12 बजे तक आपको सौदा करने का मौका मिलता है। तो कल वो मौका मिला नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि पहली बार इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि नेगेटिव क्लोज भी आई है कच्चे तेल की, आज फिर से नेगेटिव होने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में जब 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल सिचुएशन आपके सामने हो जो जिंदगी में आपने पहले कभी नहीं देखी है, मेरे ख्याल से कम कारोबार के घंटों के साथ ये पहली क्लोजिंग है जो मंथली क्लोजिंग जो कल देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सचेंज को एक ऐसा व्यू लेना पड़ेगा जिसमें एक्सचेंज में डिफॉल्ट्स ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लेना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो लोग हैं वो ये जरूर मांग करेंगे कि भाई अगर आपने कच्चे तेल को क्लोजिंग प्राइस पर नहीं काटा तो आप नियमों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कच्चे तेल को नियमों क्लोजिंग के हिसाब से काटेंगे तो नुकसान भारी भरकम हो सकता है। मैं ये जरूर कहूंगा अभी इस वक्त नियमों के मुताबिक
पलड़ा शॉर्ट सेलर्स का भारी है, क्योंकि नियम आपका ये कहता है कि रात को जो नाइमेक्स क्रूड की प्राइस सेटल हुई है उस पर सेटल किया जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो शॉर्ट सेलर्स का पलड़ा भारी है, लेकिन एक्सचेंज को एक सोच समझकर व्यू लेना पड़ेगा कि एक्सचेंज भी सेफ रहे, ब्रोकर सेफ रहे और किसी तरह का कोई संकट ना आए। तो ये एक बड़ा मुश्किल वाला मामला है, देखते हैं एक्सचेंज इससे कैसे हैंडल करता है। एमसेक्स के लिए बड़ी चुनौती है मृत्युंजय, बहुत बड़ी चुनौती है और इसको लेकर जद्दोजहद आज सुबह से चल रही है। एक्सचेंज के अधिकारी आपस में बातचीत कर रहे हैं, सेबी से संपर्क में हैं एक्सचेंज के अधिकारी कि आखिर फाइनली किस भाव को सेटलमेंट प्राइस घोषित किया जाए। लेकिन अब बीके सभरवाल जी, चूंकि आपका संगठन कमोडिटी ब्रोकर का सबसे बड़ा संगठन है CPAI, आप लोगों ने क्या एडवाइस किया है एक्सचेंज को, किस भाव पर सेटलमेंट होना चाहिए, ताकि जो बात अभी अनिल जी ने कही कि एक ऐसे भाव पर होना चाहिए कि डिफॉल्ट ना हो, ब्रोकर भी बच जाए, एक्सचेंज भी बच जाए। तो आप लोगों ने क्या सुझाव दिया है एक्सचेंज को, सेबी को? धन्यवाद मृत्युंजय जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं CPAI का पास्ट प्रेसिडेंट हूं, वो आपको भी ध्यान है और जनता को भी ध्यान है। अब दूसरी बात, मैं अनिल सिंघवी जी से 100% सहमत हूं कि बस खाली इतना सा कि एक्सचेंज की बजाय एक्सचेंज और सेबी मिल के ऐसा डिसीजन लें जिससे बाजार में डिफॉल्ट नहीं हो, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब नॉर्मल सिचुएशन है, बाजार 11:30 तक खुले होते तो डिसीजन बिल्कुल वही होना था जो नाइमेक्स का भाव था, पर क्योंकि बाजार 5 बजे बंद हो गए और जो आपने बताया भी कि उस वक्त 965 का भाव था, और अब अगर इसको नाइमेक्स के रेट से करें तो -2755 आता है, जो फिगर में 3600 के लगभग का डिफरेंस बन जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सेबी, एक्सचेंज और उनको जरूरत पड़ी तो वो गवर्नमेंट से भी मिलकर इस पर डिसीजन लेंगे। ओके, तो आपकी ये राय है। लेकिन संदीप जैन साहब, ये बात ठीक है कि रीजनेबल तो यही होगा कि आप एक ऐसा भाव तय करें जिससे डिफॉल्ट का खतरा ना हो और ब्रोकर भी बच जाए, एक्सचेंज भी बच जाए। लेकिन सेलर की ये दलील है कि आपने अपने रूल बुक में साफ साफ लिखा है कि जो भी नाइमेक्स का सेटलमेंट प्राइस होगा उसी के आधार पर होगा। आपने 5 बजे मार्केट बंद करने का फैसला लिया, तो फिर आपने उस समय ये तय क्यों नहीं किया कि आपका सेटलमेंट प्राइस क्या होगा? क्योंकि 5 बजे के बाद मार्केट में एक्शन ज्यादा होता है, इसका खतरा तो मार्केट में था पहले से ही। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की हमेशा अगले दिन रहती थी। तो क्या बीच का रास्ता ये भी हो सकता है क्या कि जो भी 5 बजे का प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल का था $13-14 के आसपास, उसको बेस मानकर सेटलमेंट किया जाए? क्या ये भी एक रास्ता हो सकता है? देखिए, बहुत कठिन सवाल है ये सर्टेनली मृत्युंजय जी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने सब्बरवाल जी को भी सुना, अनिल जी को सुना, और बहुत हद तक राय एक ये थी कि होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। और इसमें बहुत बड़ा रोल देखिए, बहुत बड़ा थिंक टैंक लगा हुआ है। वैसे भी रेगुलेटर्स काफी सक्षम है, एक्सचेंजेस भी पास्ट में भी इन टाइप के सिचुएशंस को वैसे हैंडल किए हैं। काफी सिचुएशंस आई है ऐसी, भले वो NCDX हो, MCX हो या पुराने। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो 2-3 चीजों की जो मुझे लगी कि देखिए, एक तो क्रूड ऑयल एक ऐसी आइटम थी जो कि एक बार 40% नीचे बंद हुई, एक बार 25% ऊपर बंद हुई। एक्स्ट्राऑर्डिनरली वॉलेटाइल आइटम है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इस चीज में ये तो है कि इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए था कि 5 बजे बाद आप जब मार्केट्स बंद है, और मार्केट्स भी अभी बंद हो रखे हैं, एंड ऑफ डे में कोई भी सेटलमेंट होता, ठीक है, वो रिस्क लेके जाई जा सकती है। बट एंड ऑफ सेटलमेंट में FSP जो थी वो कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत में मेरे हिसाब से कुछ ट्विकिंग होनी चाहिए थी कि भाई ये चीज हो रही है। क्योंकि आप देखिए, नाइमेक्स में भी एक सर्कुलर आया था और वो लोग माइनस की प्राइसेस के लिए भी कहीं ना कहीं प्रावधान बनाए, बट इंडिया में ये नहीं है और इसलिए ₹1 का प्राइस भी आया है सेटलमेंट का। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल शाम की जो प्राइस है, जनरली ऐसा होता है कि लास्ट के 3 दिन के सेटलमेंट प्राइसेस होते हैं, लास्ट के हाफ एन आवर के सेटलमेंट प्राइसेस होते हैं 4:30 से 5 के बीच में। बट अगेन शॉर्ट सेलर्स है, उनकी अलग दलीलें आएगी, बायर्स की भी अलग दलीलें आ रही है कि अगर आप ये चीज मानते हो कि उससे कॉन्ट्रैक्ट से सेटल होना है तो वो फिर आप बायर्स डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट भी है, यहाँ पे कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है।
बहुत सारे किंतु परंतु हैं इसमें। तो मैं तो एक्चुअली बहुत कुछ सोचा, काफी लोगों से डिस्कशन भी हो रही है, हर टाइप के क्लाइंट्स की अलग अलग दलील आती है, बट इट इज नॉट दैट इजी कि इसको एक बार में सेटल कर दिया जाए। बट ये जरूर है कि कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि बायर्स एंड सेलर्स को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, और यहाँ पे रेगुलेटर्स जो बोलेंगे वो सर्वे वो रहेगा, और मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ होगा कि ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाएगा। जो थिंक टैंक बैठी है वो लेगी, ऐसा कुछ अच्छा डिसीजन लेगी जो कि मानना पड़ेगा दोनों को। ओके और ये शो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय कमोडिटी मार्केट के लिए ऐतिहासिक दौर अभी सामने आया है। इससे पहले कभी इस तरह का सिचुएशन सामने नहीं आया था, इसलिए आपके लिए भी जानना समझना जरूरी है कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। अब अनिल सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। दो आंकड़े सामने हैं। पहला तो ये कि अगर माइनस में सेटलमेंट होता है और माइनस $37.5 के भाव पर, तो जो बायर हैं उनको करीब करीब 350 करोड़ का नुकसान होगा, और अगर ₹1 के नॉमिनल प्राइस पर होता है सेटलमेंट तो बायर को करीब करीब 100 करोड़ का नुकसान होगा और सेलर को 200 करोड़ का कम फायदा होगा। फायदा दोनों केस में सेलर को होना है, लेकिन ₹1 वाले केस में फायदा 200 करोड़ का कम होगा। सेलर की ये दलील है कि गेम के नियम होते हैं और उस नियम के मुताबिक आपको खेलने होते हैं। हार जीत का यहाँ पे कोई इमोशन काम नहीं करता है। क्या सेलर की इस दलील में आपको दम दिख रही है? देखिए, दो चीजें मृत्युंजय, एक बात पक्के से समझ लीजिए, इस मामले में एक्सचेंज और सेबी कोई भी फैसला ले, कुछ लोग तो नाराज होंगे, ठीक है ना। आप इस मामले में सब लोगों को एक साथ तो खुश कर ही नहीं सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब क्या होना चाहिए? देखिए, पहली चीज ये है कि अब है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो शॉर्ट सेलर्स है उनको थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए। देखिए, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है कच्चे तेल में, नहीं मेरी एडवाइस इस लिहाज से कि मुझे उससे कोई फायदा या नुकसान होना है, या मेरा कोई ऐसे फंड में पैसा लगा है जिससे कच्चे तेल ऊपर नीचे होने से फर्क पड़ता हो। एकदम अनबायस्ड ओपिनियन में दे रहा हूं। देखिए, सिंपल चीज है, ₹965 पर जब कच्चा तेल आपका सेटल हुआ 5 बजे, तो वहां पर ब्रॉडली कच्चे तेल में जिस आदमी ने पोजीशन छोड़ी, शॉर्ट पोजीशन, वो ये मान के चल रहा था कि मेरा इसी भाव के आसपास होगा, या चलिए उन्होंने मान भी लिया हो कि उन्होंने सोचा हो कि थोड़ा बहुत और नीचे रात को आ जाएगा तो मैं क्यों काटूं, चलिए वो भी मान के चला हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो मैं काटूं ही क्यों, रात को 12 बजे तक मुझे थोड़ा और प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मुझे बताएं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में क्या एक भी आदमी ऐसा था जो ये सोच रहा हो कि $37 नेगेटिव भी कच्चा तेल हो सकता है? हम $2 की बात कर रहे थे कल, आपने जब $2 का शो किया तो ही मैं सोच रहा था कि ये मृत्युंजय कर क्या रहे भाई, पानी से सस्ता तेल, $2 में भी कोई तेल मिलता है क्या? वो $2 भी आपको ज्यादा लग रहा था। उसके सामने अगर आपको 965 में सेटल हुआ है और ₹1 भी मिल रहा है तो आपको कम नहीं मिल रहा है, तो उसको भी आप छप्पर फाड़ गेंद मानिए। मुझे लगता है कि सेलर्स को थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए। ये अनबायस्ड ओपिनियन है, और मुझे मालूम है इसमें बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स ऐसे होंगे जो मेरी ओपिनियन से सहमत नहीं होंगे और उन्हें बुरा भी लग रहा होगा। मेरा किसी के साथ मतलब कोई ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी सी सहानुभूति उनके साथ रखना चाहता हूं जो अनएक्सपेक्टेड बड़ा लॉस झेल रहे हैं। एक बात आप जैसे समझिए, जैसे आपको नहीं पता था कि -$37 हो जाएगा, वैसे ही बायर को भी नहीं पता था ना कि -$37 हो जाएगा, नहीं तो वो भी तो अपनी पोजीशन काट के जाते। तो कहीं बीच का रास्ता ले आए, ₹1 हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि 50-50 टाइप का कर ले, कि जहां पर ऐसा भी ना लगे कि शॉर्ट सेलर को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है और ऐसा भी ना लगे कि तेजी करने वाला बेचारा बिल्कुल मर ही गया। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनाकर, आई डोंट नो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहिए जिसमें ऑफ कोर्स शॉर्ट सेलर्स को उसका नसीब तेज है, उसका फायदा मिलना चाहिए, और जो तेजी करके फंस गया है वो मरे ना, जिंदा रहे। इस तरह का कोई फॉर्मूला निकालना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मार्केट तभी बचेगा क्योंकि अगर एक तरफा फैसला ये लिया जाएगा कि माइनस में ही सेटलमेंट हो तो एक बड़ी दिक्कत आएगी। और ये ठीक है कि अगर ₹1 के भाव पर होता है तो थोड़ा कम मुनाफा होगा सेलर को, लेकिन उनको नुकसान नहीं हो रहा है, तो वहां पर डिफॉल्ट वाली कोई बात नहीं होगी और मार्केट तभी बचेगा। लेकिन राकेश बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बात भी मार्केट में चर्चा चल रही है, इसलिए मैं आपसे इस बात को जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए माइनस में सेटलमेंट होता है और 350 करोड़ के आसपास का नुकसान बायर को होता है,
तो क्या अभी हालत है ऐसी कमोडिटी मार्केट की, ब्रोकर की ऐसी हालत है कि इसे झेल लेंगे, डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, या आपको लगता है कि डिफॉल्ट की सिचुएशन आ जाएगी? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है तब डिफॉल्ट की सिचुएशन आ जाएगी। और अगर आप मृत्युंजय एमसीएक्स का सर्कुलर देखें 14 अप्रैल और 15 अप्रैल ऑलरेडी टाइम कम हो चुका था, और उस कम टाइम के अंदर एमसीएक्स ने दोबारा से उस सर्कुलर में स्पेसिफाई करा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स 20 अप्रैल और 27 अप्रैल को एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी जो एक्सपायरी है वो नाइमेक्स क्रूड के हिसाब से होगी। नेचुरल गैस और क्रूड को लेके सर्कुलर स्पेसिफिकली आया था। तो ये क्या है कि बीच में रूल्स का बदलाव हो रहा है, और जैसे अनिल जी ने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सचेंज में डिफॉल्ट ना हो। देखिए अगर 1 रुपए में एक्सपायरी होती है तो रिटेल जो है वो खत्म हो जाएगा, बट इंटरनेशनल हेजर, देखिए यहाँ पर जो डिफॉल्ट है मृत्युंजय वो इंटरनेशनल हेजर को होगा। और ये सब जो रूल्स के बदलाव हो रहे हैं ये इंटरनेशनल हेजर को मद्देनजर रखते हुए करे जा रहे हैं, क्योंकि उसकी इंडिया के बाहर दूसरी पोजीशन है और यहाँ पर दूसरी पोजीशन है, वहां भी मार लगेगी, यहाँ भी मार लगेगी। तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 बजे का जो प्राइस था 965-970 के अराउंड का, अगर वो दाम आता है तो उस दाम पर तो इंटरनेशनल हेजर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, आप कह रहे हैं कि हेजर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। वंदना जी, आपका क्या व्यू है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सेटलमेंट का प्राइस? मृत्युंजय जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें डिसीजंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होते हैं। मेरे ख्याल से 1 रुपए का प्राइस है, उसको सेटलमेंट प्राइस मानना चाहिए। 200 करोड़ का स्टिमुलस यहाँ पे सेलर्स दे इकोनॉमी को, एक्सचेंजेस को, ट्रेडर्स को, और काफी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में भी हो रही हैं। जिस तरीके से यूएसओ में सेलिंग आई थी, जो क्रूड ईटीएफ है सबसे बड़ा यूएस में, जिसकी वजह से भी यहाँ पे हम लोगों ने मे कॉन्ट्रैक्ट में फॉल आते हुए देखा था WTI में, और वो बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रीजन था जिसकी वजह से इतनी बड़ी फॉल आई थी। अब फेड को भी ये अर्ज किया जा रहा है कि जिस तरीके से स्टिमुलस में वो बॉन्ड बाइंग करते हैं, इसी तरीके से अगर क्रूड में किसी तरीके का पैनिक सेलिंग आता है और इस तरीके से माइनस में जाने का प्रॉब्लम आता है, तो वहां पे फेड जो है वो यूएसओ को बाय करे और इस मार्केट को सेव करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी पावरफुल और पॉलिटिकल कमोडिटी है। ये सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट में नहीं हो रही है, इसका बहुत बड़ा ट्रिलियंस का बेस है। और अगर यहाँ पे फ्यूचर्स फिजिकल मार्केट में दिक्कत आई तो बिलीव करिए, अगर सप्लाई साइड टाइट होता है और सेकेंड हाफ और 21 में जब रिकवरी बिल्कुल पटरी पे आएगी, तब आप मान के चलिए जिस समय क्रूड 35 से $50 में होना चाहिए, वहां पे वो क्रूड जो होगा वो 50 से ऊपर चला जाएगा। तो ये इतना ज्यादा वोलाटाइल सिचुएशन को झेलने के लायक अभी वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं है। तो यहाँ पे सेलर्स को थोड़ा सा यहाँ पे कहते हैं जो सेक्रीफाइस करना होगा 200 करोड़ का, वो समझे कि वो एक स्टिमुलस दे रहे हैं, प्रधानमंत्री फंड में जा रहा है, सब में जा रहा है, वो समझे कि वो एक स्टिमुलस दे रहे हैं, एक रिलीफ फंड दे रहे हैं यहाँ पे मार्केट को। तो मेरे ख्याल से 1 रुपए का यहाँ पे सेटलमेंट प्राइस होना चाहिए। इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि मैं बहुत नेगेटिव डिसीजन या नेगेटिव व्यू दे रही हूँ यहाँ पे। और साथ में मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में मृत्युंजय जी सर्किट्स पे जरूर काम होना चाहिए कि लोअर सर्किट्स या अपर सर्किट्स कितना लगना चाहिए। ठीक है, ये कुछ अच्छे सुझाव आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है, और इसका जवाब अनिल सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई थी कि जब कोरोना काल में दुनिया की तमाम जरूरी चीजें ठप हो गई हैं, सारे कामकाज ठप हो गए हैं, तो क्यों ना ट्रेडिंग को बंद कर दी जाए, चाहे वो इक्विटी की ट्रेडिंग हो, चाहे वो कमोडिटी की ट्रेडिंग हो। ठीक है, अभी मान लीजिए 1 रुपए के भाव पर सेटलमेंट हो भी जाए, क्योंकि ये हमारे यहाँ डिलीवरी नहीं होती है क्रूड की, तो हमें पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ता है अमेरिका के ऊपर कि वहां पर क्या हलचल हो रही है, उसका बड़ा इंपैक्ट हमारे यहाँ पड़ता है। तो अमेरिका का नुकसान हम क्यों झेलें? तो आपको लगता है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हैं कोरोना को लेकर, क्या तब तक के लिए क्रूड जैसी और कमोडिटी जहां पर डिलीवरी नहीं हो रही है उसको बंद कर देना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए? नहीं, बंद करना तो अब मुझे नहीं लगता कि अब उसकी कोई संभावना है। होना होता तो सरकार अब तक कर लेती, सेबी और एक्सचेंजेस अब तक कर लेते, तो अब उसको तो छोड़ देते हैं। मैंने तो ईमानदारी की बात है कि मृत्युंजय छोड़ दिया। हमने पहले ये बात इसलिए उठाई थी कि, और इसको उठाने के पीछे मकसद ये भी नहीं था कि कोई इकोनॉमिक टर्मोइल है, आर्थिक संकट है, इस वजह से करना चाहिए। पूरी तरह से यही कि भाई ब्रोकर के एम्प्लॉइज, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस के एम्प्लॉय, म्यूचुअल फंड्स के एम्प्लॉय, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए सारे लोग
वो भी इंसान है और उनको भी कोरोना से अपनी जान का उतना ही खतरा है, ये वजह थी। लेकिन अब चूंकि एक फैसला ये हो चुका है कि नहीं बाजार तो खुले रहेंगे, लेकिन अब इन खुले हुए बाजारों में जो कम समय वाले बाजार खुले हैं जैसे कि 5 बजे जहां कमोडिटी मार्केट है, एक्चुअली होना क्या चाहिए, ज्यादा इक्विटी मार्केट उल्टा कम कोरिलेशन रखते हैं ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं रखते हैं, लेकिन वहां उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क आपके कमोडिटी मार्केट में पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ का हर गुरुवार का निफ्टी जो सेटल होगा वो हमारे निफ्टी पे सेटल होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन जो सेटल होते हैं। तो आपको जब इंडिया में ही ट्रेड करना है, इंडिया के ही इंडेक्स, इंडिया के ही अंडरलाइन पर सेटल हो रहे हैं, वहां पे तो आपके मार्केट पूरे खुले पूरा का पूरा दिन। लेकिन जहां कम करना चाहिए वहां कम नहीं किया, लेकिन जहां इंटरनेशनली आपको सेटल करने ट्रेड जैसा कि कच्चा तेल, जैसा कि आपके मेटल्स, वो खुले हुए हैं। तो ये थोड़ी सी है ना, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ एक सोच की जरूरत है, और वो सोच ये होनी चाहिए कि बदले हुए समय के हिसाब से आपको क्या अपने सेटलमेंट के तौर तरीकों में कोई बदलाव करना चाहिए, यदि ना करें तो क्या ऐसा करना चाहिए कि बाकी दिन छोड़ दें, सिर्फ सेटलमेंट के दिन जैसा कि कल था कि यहाँ पर मार्केट हम 5 बजे बंद करने के बजाय हम रात को 11 बजे तक 12 बजे तक चालू रखें, ताकि इस तरह के, तो मुझे लगता है कि वो सोच कहीं कहीं आने की जरूरत है कि इस तरह के वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन जहां आपको सेटलमेंट प्राइस कहीं बाहर से डिराइव करनी है, किसी और एक्सचेंज से डिराइव करनी है, वहां पर मुझे लगता है कि तेजी से डिसीजन लेने की जरूरत है रेगुलेटर्स को, तो वो हो जाए तो काम हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट बंद होने चाहिए, वो होंगे भी नहीं, होने होते तो अब तक हो जाते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर खुले हुए मार्केट है, आधे अधूरे खुले हुए हैं, और स्पेशली जब आपका सेटलमेंट प्राइस, आपका पेइंग पे आउट, आपका सौदा किस तरह से सेटल होगा, ये आपके हाथ में नहीं है, किसी और मार्केट के हाथ में है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा लेसन कल हमने सीखा है कच्चे तेल से। बिल्कुल, क्योंकि ये कंट्रोल तो अपने हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका में स्टोरेज की दिक्कत हो और हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए। हमारे यहाँ तो स्टोरेज की दिक्कत है नहीं, लेकिन चूंकि हम क्रूड में ना डिलीवरी देते हैं ना लेते हैं, इसलिए अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन सबरवाल जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है, चूंकि ठीक है अभी ये जद्दोजहद चल रही है कि किस भाव पर सेटलमेंट होना है, लेकिन अगर 1 रुपए के भाव पर सेटलमेंट होता है तब तो बायर को कोई ऐतराज नहीं होगा ना, क्योंकि नुकसान तो बायर को तब भी हो रहा है करीब 100 करोड़ का। क्या तब भी कोई नुकसान होगा, या बायर कहेंगे नहीं ऊपर के भाव पर होना चाहिए सेटलमेंट? नहीं, साधारणतया ये तो मेंटली रिकंसाइल हो चुका है बायर्स को, क्योंकि सर्कुलर रात को ही सुबह 4 बजे आ गया था एमसीएक्स का कि प्रोविजनली 1 रुपए पर सेटल हो रहा है, और वो अमाउंट डेबिट भी लोगों के अकाउंट से हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 1 रुपए पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को होगी। आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसमें तो मैं इतना ही कहूंगा। दूसरी बात जो अभी अनिल जी कह रहे थे, अब तो मुझे ये लगता है कि मार्केट को, जैसा हम 10-12 दिन पहले बात भी कर रहे थे कि अब मार्केट को 11:30 बजे तक चालू कर ही देना चाहिए, क्योंकि सभी अब अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इजीली हो गई है। एक मिनट सबरवाल साहब, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, एक मिनट सबरवाल साहब, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट को 12 बजे तक चालू रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या सेटलमेंट के दिन ये एक बेहतर तरीका हो सकता है कि सेटलमेंट के दिन आप इसे चालू रखें, बाकी हर रोज मार्केट 12 बजे तक चालू रहे, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, वो ठीक है, आपने ऐसा कहा, पर आज के दिन में जो स्थिति बन गई है उसमें अगर मार्केट अब रात को 11:30 बजे तक भी चालू रह जाएगा, क्योंकि जितने इनिशियल प्रॉब्लम्स थी वो सब ओवरकम हो गई है, ब्रोकर्स के पासेस वगैरह बनने की, कर्फ्यू पासेस बनने की। सवरवाल जी 1 मिनट। हाँ, बोलिए मृत्युंजय जी। जी सवरवाल जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा, इसको लेकर एक बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, और अपनी टीम से गुजारिश करूंगा इसको ब्रेकिंग में चला भी दे। जिस बात का जिक्र भी आप कर रहे थे कि ट्रेडिंग टाइम 11:30 तक कर देनी चाहिए, अभी एमसीएक्स का सर्कुलर आ गया है, और अब सुबह 9 से रात के 11:30 बजे तक कमोडिटी में ट्रेडिंग होगी। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी ट्रेडिंग के समय में बदलाव कर दिया गया है, और अब शाम 5 बजे की जगह रात के 11:30 बजे तक कमोडिटी में ट्रेडिंग होगी। ये सर्कुलर एमसीएक्स ने जारी कर दिया है। जिस बात की चर्चा अभी हम लोग कर भी रहे थे कि
कि क्या करना चाहिए जिसके आधार पर मार्केट थोड़ा सा बैलेंस हो? अनिल सर, क्या रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल, और ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि अगर आप बाहर के मार्केट से प्राइस डिराइव कर रहे हैं और तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेड होने दें। तो ये अब 5 बजे से टाइम 11:30 बजे तक होगा। अब मृत्युंजय, ये ठीक है कि आप आगे के एक्सीडेंट रोक रहे हैं, ये बात ठीक है कि चलिए और कोई तरीका है नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, एक्सचेंज रेगुलेटर जो भी फैसला लेंगे वो फैसला कुछ न कुछ लोगों को नाराज करेगा, ये बात पक्की है। अगर कुछ न कुछ लोगों को नाराज करेगा तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट ये है कि भाई कोई तो दुखी होगा। अब इसमें जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं और इसमें ये लिखा है कि नॉन एग्री कमोडिटीज जो है इंटरनेशनली रेफरेंसेबल, जिनका अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कारोबार होता है, वो होंगे 9 से 11:30। और जो बाकी कमोडिटीज है जैसे कि एग्री हुआ, कॉटन, आपका कपास, ये जो कुछ भी पामोलिन, सीपीओ जो होते हैं आपके, वो सारे 5 बजे ही होंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैन साहब जरा बताइए। नहीं, देखिए ये चीज तो थी कि जिस दिन मार्केट टाइमिंग्स चेंज हुए तो देखिए इक्विटी मार्केट्स में भी और कमोडिटी मार्केट्स में सब पार्टिसिपेंट्स ने काफी हद तक, एसोसिएशंस ने, सबने कोशिश की थी कि बंद रहे, बट यूएस मार्केट्स बंद नहीं थे। तो सर्टेनली रेगुलेटर्स के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो लोग नहीं कर सकते थे। और ये चीज हम भी एक्सेप्ट कर ले कि चलो मार्केट्स बंद नहीं हो, प्राइस डिस्कवरी और ये सब पे बहुत बड़ी रिस्क आ सकती है। और देखिए कहीं ना कहीं देखिए क्रूड में वो चीज दिख गई। तो उस चीज का जो आपने बहुत एक अच्छी चीज कही कि जब ऐसे सिचुएशंस रहते हैं, हो सकता है कि सेटलमेंट वाले दिन 11:30 तक हो जाए, या फिर आपको एक प्रीएम्प्टिव या एक प्रोएक्टिव या फारसाइटेडनेस या फोरसाइट के साथ कोई हो सके कि भाई जिस दिन कटान होगी, बाकी दिन तो चलिए एंड ऑफ डे सेटलमेंट है, बाकी एंड ऑफ डे प्राइसेस होती है, बट एंड ऑफ सेटलमेंट वाले दिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें चेंज हो। बट अब अगेन अब चीज ये हो गई है कि इस चीज को सुधारा जा रहा है, विच इज अ गुड मूव। आई थिंक अगेन मार्केट्स को देखिए नॉर्मल टाइमिंग पे कर रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख से देखिए वैसे भी पार्शियली जब बाकी चीजें चल रही है, जब नहीं चल रही थी तब हम पार्शियली ओपन थे, अब चीजें पार्शियली चल रही है तो हम पूरे ओपन हो। ठीक है, धीरे धीरे माहौल वैसा रहेगा और ये चीज एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि आगे भी होने वाली है। सो इंटरनेशनली रेफरेंशियल कमोडिटी में क्रूड में जिस तरीके की रिस्क देखने को मिली, तो उसका ये स्टेप था और कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि आज ये आने वाला है और ये चीज हो गई है और शो के दौरान आई है, इसलिए और बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। तो ये तो कहना पड़ेगा कि शो की टाइमिंग जबरदस्त है और शो का थीम जबरदस्त है, एंड थैंक्स टू जी बिजनेस भी बहुत जबरदस्त है। जैन चलिए, साहब हुए, बड़ी खबर, सबरवाल साहब हुए, वंदना जिसको जी लेकर चर्चा हो और रही है, हमारे खबर आ गई है बंसल जी। तो सुबह 9 से रात के 11:30 बजे तक आप कमोडिटी में, नॉन एग्री कमोडिटी में मतलब गोल्ड, क्रूड, मेटल, नेचुरल गैस में ट्रेडिंग होगी और एग्री का मार्केट तो 5 बजे बंद होता ही है। तो कुल मिलाकर जिस बात की डिमांड की जा रही थी वो हो गई है। लेकिन सबरवाल जी, आप लोगों ने भी इस बात को लेकर के लिखा था, हालांकि आपने पहले लिखा था कि ट्रेडिंग टाइम कम हो, बाद में आपने लिखा कि ट्रेडिंग टाइम बढ़ा दिया जाए, तो 2 बार आपने अलग अलग सुझाव दिए थे। अब फाइनली क्या कमेंट होगा आपका इस ट्रेडिंग टाइम बढ़ने पर? ट्रेडिंग टाइम बढ़ने पर बिल्कुल ठीक किया है, बल्कि हम रेगुलेटर को एसोसिएशन के बिहाफ पर थैंक्स भी करेंगे कि ट्रेडिंग टाइम को नॉर्मल कर दिया है। और यही अगर एक दिन पहले हो गया होता तो शायद आज ये प्रॉब्लम जिसको हम डिस्कस करने बैठे थे वो हमारे बीच में होती ही नहीं। हम एक्सचेंज को और रेगुलेटर को धन्यवाद करते हैं। जो आपने बात कही वो सच्चाई में हमने पहले लिखी थी जब मेंबर्स को प्रॉब्लम आ रही थी, पर जब मेंबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हमने वापस लिखा। और मैंने आपके चैनल पर ये बताया भी था कि हमने पहले पोलिंग की थी तब 76% लोग ये चाहते थे टाइम कम हो या बंद हो जाए, और जब हमने दोबारा पोलिंग की तो 70% लोगों ने ये चाहा कि इसको नॉर्मल रिस्टोर कर दिया जाए, और अकॉर्डिंगली हमने जो है सेबी को लिखा था। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीके सबरवाल साहब आपका, संदीप जैन जी आपका, राकेश बंसल जी आपका, वंदना जी आपका और अनिल जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।